हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8th की साइंस का लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसका हम पार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, क्रॉप हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। इसके बाद ये चैप्टर का जो समरी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बेस्ड होगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसके जो पिछले पार्ट्स की वीडियो है वो मैंने उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर जो और पार्ट्स हैं उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कोई भी चैप्टर को वीडियो देखने से पहले आप खुद रीड करें, उसको खुद समझने की कोशिश करें। जब डाउट्स हो तब हमें वीडियोस या फिर किसी से हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्शन। तो वीड्स क्या होता है? वीड्स होता है जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो वहाँ उसमें उस मेन क्रॉप के अलावा कुछ और भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है वीड्स कहलाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्लांट्स जिनकी हमें नीड नहीं है, जो हमारी मेन क्रॉप के बीच में उग गए हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे क्रॉप को लेनी चाहिए थी वो वीड्स भी ले लेती हैं, लेकिन बाद में उनको तो हम फेंक देते हैं, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं होता। तो वीड्स जो है वो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक हार्मफुल प्लांट्स प्रूव होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देखेंगे? वीड्स, the undesirable plants that grow along with the main crop are called weeds. डेफिनेशन आ जाती है, what are weeds? तो undesirable plants जिनकी हमें नीड नहीं है, that grow along with the main crop, जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। तो वीड्स को निकालने का, जो क्रॉप के बीच में से वीड्स को जब हम निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। ठीक है, अब वीडिंग किस तरीके से की जाती है? एक तो हाथों से भी उखाड़ दिए जाते हैं कि फार्मर पूरे फार्म में जो क्रॉप होती है उसके बीच बीच में जो भी वीड्स दिखाई देती है उनको ग्रो कर देते हैं, उनको उखाड़ देते हैं वहाँ से। ठीक है, और इसके अलावा और आगे मैं आपको बताती हूँ, पहले हम देखते हैं कि इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो weeds are harmful for the crop as these take nutrients, water, light which is required for the growth of the crop. ये उसको ले लेते हैं। ठीक है, एज दीज टेक न्यूट्रिएंट्स, वाटर और लाइट, जो हमारी क्रॉप को मिलने चाहिए थे वो वीड्स भी ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वीड्स में बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और वीड्स जो है कई बार क्या होते हैं कि जैसे हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया, काटा, तो उसके साथ में वीड्स भी आ गए, तो वो अगर हमारे खाने में या किसी चीज़ के संग, सीरियल्स या किसी भी चीज़ के संग वो आ जाए तो हमारी क्रॉप के साथ में, तो वो पॉइजनस हो सकता है फॉर एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज वीडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी क्या होता है? इस तरीके से बना हुआ होता है, एक औजार होता है जिसको हैंड में ले करके फार्मर जो है वो काटता है। तो खुरपी की हेल्प से भी जो वीड्स हैं उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू रिमूव वीड्स। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज वीडीसाइड्स। अब कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनको अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पर स्प्रे करते हैं तो वीड्स ग्रो ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? द केमिकल यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। इसका एग्जाम्पल है एक 2,4-D। 2,4-D is an example of weedicide. The chemicals used to control the growth of weeds are weedicides. अच्छा, लेकिन होता क्या है कि वीडीसाइड्स तो बहुत सिंपल है फिर, यानी सारे खेत में पहले इसको छिड़क दो, वीड्स होंगे ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब स्प्रे करते हैं तो ये फार्मर्स के हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि स्प्रे के साथ वो उसके ब्रीदिंग सिस्टम में भी चली जाती है, जिससे कि उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जैसा कि अभी लिखा है वो तो केमिकल है, तो केमिकल तो हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा वो क्रॉप के लिए भी हार्मफुल होता है, या वो अगर वीडीसाइड लगा हुआ कोई क्रॉप जो है वो हम ऐसे ही बिना वॉश करे खा लें तो वो किसी के लिए भी, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जब हमने क्रॉप प्रोड्यूस कर ली, हमने इरिगेशन किया था, उसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया था जिससे कि सॉइल अच्छी हो जाए क्वालिटी, और उसके बाद हमारी क्रॉप जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ले ले और बड़ी बहुत अच्छी हो जाए। तो अब काटने का टाइम आ गया, फसल हमारी पक चुकी है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग क्या होती है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है तो उसके कटने को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। इट टेक्स 3 to 4 months फॉर क्रॉप टू मैच्योर। 3, 4 या 5 महीने तक लग जाते हैं किसी भी क्रॉप को सीड से लेकर के मैच्योर होने तक में, जिसमें कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो हमने देखे हैं, पूरे इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं। ठीक है, इन इंडिया हार्वेस्टिंग इज मोस्टली डन मैनुअली बाय सिकल। इंडिया में बहुत सारे मतलब मोस्टली जो क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है वो आज भी सिकल्स के थ्रू करी जाती है। ठीक है, ये आप इसमें आगे पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि सिकल से किस तरीके से हार्वेस्टिंग की जाती है। बट आजकल जो है हार्वेस्टिंग मशीन्स के थ्रू भी की जाती है, क्योंकि जो लार्ज स्केल फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं, वहाँ पे तो हाथों से तो नहीं हार्वेस्ट किया जा सकता कि फार्मर बैठ के खुद से कट करे। स्मॉल फार्म्स में हम ये सोच सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स कर सकते हैं कि सिकल के हेल्प से वो अपनी हार्वेस्टिंग करें, लेकिन लार्ज फार्म्स में या फिर जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़े फार्मर्स होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ हार्वेस्टर। एक मशीन होती है, आप यहाँ देखें, ये मशीन जो नीचे अभी दी गई है यहाँ पे, इससे जो पूरा क्रॉप होती है वो हार्वेस्ट की जाती है। अब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन हार्वेस्टेड क्रॉप में जो शैफ यानी कि जो भूसा होता है, जो सूखा सूखा पार्ट होता है, उसमें से ग्रेन को अलग करना होता है, दाने को अलग करना होता है। तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। उसे क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। तो उसमें पहले क्या होता था कि जो सारी क्रॉप होती थी उसको सुखाने के लिए बंडल्स बना करके फार्म में छोड़ दिया जाता था। जब वो धूप में सूख जाते हैं तब उसके बाद उनको डंडों या लकड़ी की हेल्प से उसको उसके ऊपर मारा जाता था, जिससे कि ग्रेन जो है वो शाफ्ट से अलग हो जाते थे, इकट्ठे कर लिए जाते थे और बाद में वो गनी बैग्स में भर लेते थे। लेकिन इसकी जगह ये जो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये कुछ मशीन्स भी स्टार्ट हो गई हैं जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि वर्क जो है बहुत इजी हो जाता है, लेबर कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। थ्रेशिंग के अलावा अब एक नई मशीन और चल पड़ी है जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जिसे कहते हैं हम कंबाइन। कंबाइन में क्या होता है? हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, दोनों काम एक साथ होते हैं। ये आप यहाँ पे देखो, इस पिक्चर से हम समझ जाएंगे कि एक तरफ तो क्रॉप को काटा जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है, और दूसरी साइड से उसको थ्रेश किया जा रहा है, यानी कि शाफ्ट से उसको अलग किया जा रहा है। तो ये वाली और भी एडवांस मशीन कहेंगे जिसे कहते हैं कंबाइन। अब देखो, जो बड़े फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, वो तो क्या करते हैं? थ्रेशर या कंबाइन जैसी मशीन्स को अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दे कैन नॉट अवेल कॉस्टली मशीन्स, सो दे डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शैफ बाय विनोइंग। तो अब इंडिया जो है हमारी, ये लैंड ही कहलाती है फार्मर्स की। इंडिया में जो है जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, ये मेन ऑक्यूपेशन है आज भी। पहले तो खैर ज़्यादा था, लेकिन अब भी काफ़ी बड़ा ये एक ऑक्यूपेशन माना जाता है। इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन इज़ रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब सारी ही हमारी पूरा बिजनेस, हमारी लाइफ ही जो है प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो क्रॉप से ही रिलेटेड हमारे फेस्टिवल्स भी होंगे। तो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में हार्वेस्ट के ऊपर बेस्ड हैं? तो वो हैं, एक तो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावन्या एंड बिहू। अब इनमें क्या होता है? देखो, जैसे होली पे हम जो धान मतलब जो गेहूं होता है, वो उस वक्त हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाता है उसका, तो वो उसको क्या करते हैं, हम जो होली का जो दहन होता है उसमें हम उनको भून के लाते हैं और ये कहते हैं ये प्रसाद है और समथिंग लाइक दैट। तो हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हार्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं, तभी हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छी प्रोड्यूस हुई है और अब हमारा हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है। नए नए कपड़े बनाए जाते हैं, घर सजाए जाते हैं। ठीक है,
अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसको सेपरेट कर दिया ग्रेन्स को, तो अब वो ग्रेन को रखेंगे कहाँ? तो हम क्या करते हैं फार्मर्स कि ग्रेन को पहले सुखा लेते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होती है, और अगर मॉइस्चर रह गई तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, कोई भी क्रॉप ख़राब हो जाएगी। तो उसको सुखाना पड़ता है, और सुखाने के बाद उसको स्टोर करना पड़ता है ताकि उसको मार्केट तक पहुँचाया जा सके। तो ये भी एक बहुत मेन स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का। आपने क्रॉप तो प्रोड्यूस कर ली फार्म में, लेकिन मार्केट तक ना पहुँचे तो फार्मर को तो लॉस हो जाएगा। इसलिए स्टोरेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। तो स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एज क्रॉप इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, किस किस चीज़ से बचाया जाता है? मॉइस्चर, जैसे अगर बारिश आ जाए या फिर वैसे ही मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, तो उससे हमारी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से, रैट्स, चूहों से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ता है। किससे? मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें अपनी क्रॉप को सेव करना पड़ता है। इसके लिए पहले फार्मर्स क्या करते थे कि ड्राइड नीम लीव्स, नीम की सूखी सूखी पत्तियों को जो ग्रेन होता था उनके बीच बीच में डाल देते थे, जिससे कहा जाता है कि वो ख़राब नहीं होते। तो स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम, घर में अगर रखना है तो ड्राइड नीम लीव्स डाल करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर ज़्यादा रखना है, जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ग्रेनरीज होती हैं, जिसे हम साइलॉज या ग्रेनरीज भी कहते हैं। ये बहुत लार्ज लेवल पे बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग टाइप से होती हैं, जिसके अंदर हमें स्टोर करके रखने की उनके पास स्पेस होता है, जहाँ पे वो हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम रेनफॉल एंड सो मैनी अदर कंडीशंस। तो इसका हम क्या कहेंगे? लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलॉज और ग्रेनरीज। ठीक, तो अभी हमने पूरे चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो फूड है वो हम प्लांट से लेते हैं, और प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, जिसे हम अगर बल्क में लगाते हैं तो उस प्लांट को हम क्रॉप कहते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें एनिमल्स से भी तो फूड मिलता है, ठीक है। कौन से, किस तरीके से हम कहते हैं? फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स आर रियर्ड एट होम और इन फार्म्स टू गेट फूड। फूड लेने के लिए या तो जानवरों को खेतों में पाला जाता है या फिर घरों में पाला जाता है। एग्जाम्पल क्या है? मिल्क, वूल, एग्स आर प्रोड्यूस्ड एट होम और इन लार्ज एरियाज। हम गाय, भैंस, बकरी, बैल, हम इन सबको पाल सकते हैं, और मुर्गी, इससे क्या होता है कि हम घर में या फिर लार्ज एरियाज में प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि हम एनिमल फूड फ्रॉम एनिमल्स की फॉर्म में होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या होता है? व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड एंड प्रोवाइडेड विद शेल्टर एंड केयर ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब एनिमल्स को बहुत लार्ज स्केल में पाला जाता है, किस लिए? ताकि उनके डिफरेंट फूड्स, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, उनके द्वारा दिए गए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एज अ फूड मार्केट में लाया जा सके। तो व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड एंड प्रोवाइडेड विद शेल्टर एंड केयर ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री।